हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आ गए हैं क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में आज कक्षा 12 का पहला चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है संबंध और फलन। तो सबसे पहले हम संबंध फलन के सिलेबस को देखेंगे कि क्या बोर्ड के नज़रिए से अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्या सिलेबस दिया गया है। पहले उन सिलेबस की स्टडी करेंगे, फिर सिलेबस के एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा संबंध और फलन एक एक करके क्लियर और क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं संबंध और फलन। संबंध और फलन। सबसे पहले सिलेबस चेक कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। अपने को पढ़ना है संबंध की परिभाषा, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार के बाद अपने को पढ़ना है संबंधों का वर्गीकरण। क्या? संबंधों का वर्गीकरण पढ़ने के बाद अपने को पढ़ना है फलन और पांचवी टॉपिक पढ़ना है अपने को फलनों का वर्गीकरण। बस बच्चा पार्टी इतनी चीज़ें अपने को पहले टॉपिक में पढ़नी है। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। संबंध की परिभाषा। संबंध के प्रकार में दो डिफिनीशंस हैं जिसको हम जानते हैं, रिक्त संबंध और समष्टीय संबंध या सार्वत्रिक संबंध। संबंधों के वर्गीकरण में हम देखेंगे कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड अपना तुल्यता संबंध। फिर उसके बाद हम फलन पढ़ेंगे। फलन किसे कहते हैं, फलन के प्रकार आपको कक्षा 11 में पढ़ाए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ फलनों का वर्गीकरण पढ़ना है। फलनों के वर्गीकरण में बच्चा पार्टी एकैकी फलन, आच्छादी फलन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी दो और हैं जिनको हम बहुइकैकी और अंतःक्षेपी के नाम से जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। संबंध क्या होता है, तो ध्यान से देखना कि माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं जिनके कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से प्रदर्शित करते हैं। किससे? A क्रॉस B से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, A क्रॉस B से प्रदर्शित करते हैं। तो A क्रॉस B का ध्यान देना, A क्रॉस B का ऐसा उप समुच्चय R जिसके प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयव आपस में विशेष संबंध रखते हों। क्या रखते हों? विशेष संबंध रखते हों। उसी को हम क्या बोलते हैं? संबंध कहते हैं। जैसे A एक समुच्चय है जिसका मान है 1, 2, 3 और संबंध R इस प्रकार से है कि x y सच दैट यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ पे x y बिलोंग हो रहा है A में। अब बच्चा पार्टी A है अपना संबंध
जिसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। अब इसी को हम किस में लिख देंगे, इसी को हम प्रयत्न करते हैं किसमें, रोस्टर विधि में लिखने का। तो यहाँ पे इनके बीच में संबंध क्या है, उनके क्रमित युग्मों के। ये देखिए कि 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 0, मतलब 2x इक्वल टू कितना है, y। अब यहाँ पे ध्यान देना कि x जितना होगा उसका डबल y होगा। यही उनके क्रमित युग्मों के बीच में विशेष संबंध है कि दूसरा पहले का दोगुना है, दूसरा अवयव पहले का दोगुना है। मतलब अगर x का मान 1 होगा तो y का मान 2 होगा, अगर x का मान 2 होगा तो y का मान 4 होगा, अगर x का मान 3 होगा तो y का मान 6 होगा, जो कि यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे मेंशन है कि x y कहाँ होना चाहिए, a में। बस बच्चा पार्टी, यही जो विशेष संबंध है, इसी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, संबंध कहलाता है, जिनके क्रमित युग्म के अवयव आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित हो। आई होप बच्चा पार्टी संबंध की परिभाषा आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं संबंध के प्रकार देख लेते हैं। संबंध के 2 प्रकार होते हैं। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार में पहला प्रकार देखते हैं जिसको हम रिक्त संबंध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रिक्त संबंध के नाम से जानते हैं। रिक्त संबंध क्या होता है बच्चा पार्टी, कि संबंध r इक्वल टू फाई हो, संबंध r इक्वल टू फाई हो। अब एक कैसे परिभाषित करेंगे, अगर परिभाषा पूछ लिया तो आप ये बोलोगे कि माना समुच्चय a और b 2 अधिक समुच्चय हैं। यदि a का कोई भी अवयव b के किसी भी अवयव से किसी भी प्रकार का संबंध न रखता हो तो उस संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं। देखिए, अगर a का कोई भी अवयव b के किसी भी अवयव से किसी भी प्रकार का संबंध न रखता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध, और इसको हम डिनोट करते हैं r इक्वल टू फाई से। दूसरा जो यहाँ पे आपको पढ़ना है उसका नाम है सार्वत्रिक संबंध। क्या नाम है बच्चा पार्टी, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध में क्या होता है कि जो r उप समुच्चय होता है, किसका, r उप समुच्चय होता है a क्रॉस b का, तो यहाँ पे r क्या होता है, a क्रॉस b के बराबर हो जाता है। मतलब इसको परिभाषित करना हो तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, यदि a का प्रत्येक अवयव b के हर एक अवयव से, a का प्रत्येक अवयव b के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता हो तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। a का प्रत्येक अवयव b के हर एक अवयव से संबंध रखता हो तो इस प्रकार का संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं संबंधों का वर्गीकरण। थर्ड टॉपिक है संबंधों का वर्गीकरण। संबंधों का वर्गीकरण। चलो बच्चा पार्टी देखते हुए चलते हैं कि माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है जिस पर एक संबंध R परिभाषित है। क्या है, परिभाषित है। तो संबंध R, अब यहाँ पे ध्यान देना, संबंध R स्वतुल्य कहलाएगा। संबंध R क्या होगा, स्वतुल्य होगा यदि A belongs to R, यदि A belongs to R for every A belongs to कैपिटल A। for every मतलब प्रत्येक, A के प्रत्येक अवयव के लिए A का A से ही रिश्ता हो तो उस प्रकार के संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। बच्चा पार्टी ध्यान देना, स्व मतलब अपना, तुल्य मतलब समान। जो खुद के साथ रिश्ता रखता हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य। और ऐसा एक अवयव के लिए नहीं,
समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए फॉलो होना चाहिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए फॉलो होना चाहिए, तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। दूसरा इसमें जो पढ़ना है उसको हम बोलते हैं सममित संबंध। सममित होगा कौन, यही संबंध आर सममित होगा कब, यदि ए बी आर में हो। अगर ए बी संबंध आर में प्रेजेंट हो, ए बी संबंध आर में प्रेजेंट हो, तो आपको ये देखना है क्या बी ए भी आर में है। अगर ए बी आर में है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो चाहे जितने हो, अगर ए बी है तो बी ए खोजना है। अगर बी ए बी है और बी ए नहीं है तब तो सममित नहीं होगा, परंतु अगर ए बी है और हर ए बी के लिए अगर बी ए प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आर सममित होता है। संबंध आर क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। नंबर 3 बच्चा पार्टी, नंबर 3 को हम बोलते हैं संक्रामक। संक्रामक होगा, संक्रामक संबंध होगा कब होगा, यदि, यहाँ ध्यान देना, यदि ए बी आर में हो, बी सी आर में हो। अब यहाँ ध्यान देना, ये दोनों होने चाहिए। ये दोनों होने का मतलब कि पहले का दूसरा अवयव दूसरे का पहला अवयव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए बी यहाँ पे हो सी डी यहाँ लिख दो, नहीं, ए बी अगर यहाँ पे है तो बी सी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ 2 3 है तो यहाँ 3 4 होना चाहिए, मतलब 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए। 4 की जगह पे दूसरा कुछ हो अवयव हो तो चल जाएगा। इसका पहले का दूसरा दूसरे का पहला होना चाहिए। अगर ए बी बी सी आर में है तो आपको ये देखना है क्या ए सी भी आर में है। अगर ए सी आर में है तो आर को हम क्या बोलेंगे, संक्रामक। बच्चा पार्टी एक नोट याद रखना कि ए बी बी सी का कॉन्सेप्ट बना ही नहीं, मतलब ए बी पहले का दूसरा दूसरे का पहला हुआ ही नहीं, ऐसे पेयर बने ही नहीं है पूरे संबंध में, तो उस संबंध को ऑलरेडी संक्रामक बोल दिया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर यहाँ पे ए बी है पर बी सी वाला कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा है, मतलब इसका दूसरा किसी का पहला हो ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में उस संबंध को ऑलरेडी संक्रामक संबंध कहा जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे। अब बच्चा पार्टी ये याद रखना कि संबंध आर, यदि संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों हो तो संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि माना ए एक अधिक समुच्चय है जिस पर एक संबंध आर परिभाषित है, तो संबंध आर को स्वतुल्य कहेंगे यदि ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए बिलोंग्स टू आर, मतलब उनका खुद का पेयर आर में बिलोंग करे। ऐसा एक अवयव के लिए नहीं, ए के समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए। सममित के लिए ये देखना है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, मतलब अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 4 5 है तो 5 4 होना चाहिए, 9 15 है तो 15 9 होना चाहिए। संक्रामक के लिए ये देखना है कि यदि ए बी और बी सी, मतलब पहले का दूसरा दूसरे का पहला होना चाहिए। ए बी बी सी है तो आपको ए सी देखना है। अगर ए बी बी सी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा तो वो ऑलरेडी संक्रामक होता है, ये याद रखेंगे। यदि संबंध आर स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों हो तो उस संबंध आर को तुल्यता संबंध कहते हैं। आई होप बच्चा पार्टी संबंधों का वर्गीकरण आप समझे होंगे। अब हम पढ़ेंगे फलन। फलन देखते हैं बच्चा पार्टी। फलन क्या होता है, ऐसा विशेष संबंध यह, यहाँ पे फलन को इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं, इसलिए संबंध आर को यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, यफ से। ऐसा विशेष संबंध यफ
ए से बी में, ए से बी में, इसको लोग पढ़ते हैं या फ्रॉम ए टेंस टू बी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं लोग या फ्रॉम ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी, और हिंदी में बोलते हैं इसे ऐसा विशेष संबंध यफ ए से बी में फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के पास समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बने। क्या बने बच्चा पार्टी? अद्वितीय मतलब यूनिक। दिन भर में बहुत सारे लोगों को आप लोग यूनिक चिपकाते होंगे, इसलिए यूनिक मतलब होता है एक और केवल एक। अद्वितीय प्रतिबिंब बने। क्या बने? अद्वितीय प्रतिबिंब बने। तो इस प्रकार के विशेष रिलेशन को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए कि ऐसा विशेष संबंध यफ फ्रॉम ए टेंस टू बी, मतलब यफ ए से बी में फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, मतलब समुच्चय ए का एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। समुच्चय बी में कैसा प्रतिबिंब बनाए? अद्वितीय प्रतिबिंब बनाए। अद्वितीय मतलब एक और केवल एक। ए के प्रत्येक अवयव के पास बी में एक ही प्रतिबिंब बने तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फलन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं और सीख लेते हैं इसे। यहाँ पे देखिए, ए हमारा समुच्चय ए हो गया, ए हमारा समुच्चय बी हो गया। यहाँ पे हमने फलन ऑपरेट कर दिया, ए एफ हो गया। यहाँ पे हमने अवयव ले लिया ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया बच्चा पार्टी। अब देखो ए के प्रत्येक अवयव, ए 1 में है, बी 2 में है, सी 3 में है, डी 4 में है, यहाँ 5। अगर अकेला भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी में अवयव छूट सकते हैं पर ए में अवयव नहीं छूटना चाहिए। और ए के प्रत्येक अवयव के पास एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, यूनिक प्रतिबिंब। अब आगे देखते रहिएगा, ये पहला है। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे ए हमारा ए है, यहाँ पे हमारा ये बी बन गया, ये बी बन गया, इस पे हमने एफ ऑपरेट कर दिया। यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए का प्रतिबिंब भी 1 बन गया, बी का भी प्रतिबिंब 1 बन गया, सी का 2 बना, डी का 3 बना। ए भी क्या है? फंक्शन है, फलन है। क्यों है? अब ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे ए बी का एक ही बन रहा है। अरे भैया, ए का प्रत्येक अवयव, सॉरी, ए के प्रत्येक अवयव के पास पहले प्रतिबिंब है। पहला क्राइटेरिया है कि ए के प्रत्येक अवयव के पास होना चाहिए। दूसरा, एक अद्वितीय बनना चाहिए। तो ए के लिए तो एक ही बना ना, बी के लिए भी एक ही बना। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया है कि अलग अलग प्रतिबिंब बने। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है बच्चा पार्टी कि अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ए के पास एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, बी के पास भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, सी के पास भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है और डी के पास भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। अगर ए बच्चा पार्टी ऐसे ना होकर के एक में ही सब होते तो भी इसको हम फलन कहते, क्योंकि एक के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। अलग अलग बात नहीं हुई है, बात हुई है अद्वितीय प्रतिबिंब की, मतलब एक और केवल एक बनना है। बस खाली यही कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि अद्वितीय और अलग अलग में अंतर होता है। यहाँ पे फलन की परिभाषा में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ए के प्रत्येक अवयव के पास बी में ए अद्वितीय प्रतिबिंब बने, एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बने। ए का कितना प्रतिबिंब बना? 1। बी का कितना बना? 1। सी का कितना बना? 1। डी का कितना बना? 1। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम फलनों के वर्गीकरण। फलनों का वर्गीकरण ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक ही स्टेप में सारी चीज़ें सीख जाएंगे। चलिए, फलनों का वर्गीकरण।
फलनों को 4 पार्ट में विभाजित किया गया। 4 पार्ट में पहले का नाम रखा गया इकैकी फलन, इकैकी फलन, जिसको हम इंग्लिश में 1-1 और इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव कहते हैं। दूसरे फलन का नाम रखा गया बहुइकैकी। दूसरे का नाम क्या है? बहुइकैकी, बहुइकैकी फलन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेनी वन, मेनी वन। नंबर 3 जिसका नाम रखा गया आच्छादक फलन। क्या बोला गया? आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, जिसको बोला गया आंटू और सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। और आखिरी वाले का नाम रखा गया बच्चा पार्टी, नंबर 4 वाले को अंतःक्षेपी के नाम से जाना गया, अंतःक्षेपी फलन, जिसको इंग्लिश में बोला गया इनटू फंक्शन। क्या बोला गया? इनटू फंक्शन। अब ध्यानपूर्वक देखो बच्चा पार्टी, एक एक करके आपको सारे फंक्शन समझा देते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो भी सिखा देते हैं। बस खाली ध्यानपूर्वक देखते जाइए। चलिए सबसे पहले हम इकैकी फलन को देखते हैं। क्या होता है इकैकी फलन? कि ऐसा फलन, ध्यानपूर्वक देखना, ऐसा फलन f a से b में, a से b में इकैकी फलन कहलाता है। इकैकी फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के पास समुच्चय B में अलग अलग फलन होने के लिए अद्वितीय होना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी फलन है तो इकैकी होने के लिए कैसा होना चाहिए? अलग अलग प्रतिबिंब हो, अलग अलग प्रतिबिंब हो। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? इकैकी फलन कहते हैं। चलो बच्चा पार्टी इसको फिगर से समझते हैं एकदम डिटेल में। इकैकी के लिए ये हमारा f है। अब यहाँ ध्यान देना, A B C D, यहाँ 1 2 3 4 5, A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है। देखो A के प्रत्येक अवयव के पास है और B में अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। अगर अलग अलग प्रतिबिंब बनता है तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? इकैकी कहते हैं। B में अवयव छूट जाए या B में अवयव न छूटे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो फलन क्या कहलाएगा? इकैकी कहलाएगा। खाली क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि A के प्रत्येक अवयव के पास B में अलग अलग प्रतिबिंब हो, तो इस प्रकार के फलन को हम इकैकी फलन कहते हैं। देखो इसमें B में एक छूटा है, इसमें B में नहीं छूटा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इस प्रकार के फलन को हम इकैकी कहते हैं। बहुइकैकी क्या होता है? चलिए देखते चलिए कि फलन, कोई फलन है f a से b में, फलन f फ्रॉम a टेंड्स टू b, इकैकी फलन न हो, इकैकी फलन न हो। अगर इकैकी फलन न हो तो फलन बहुइकैकी होता है। अगर वो इकैकी नहीं है तो क्या हो जाएगा? बहुइकैकी। बस इतना याद रखना कि बहुइकैकी कब, इकैकी कब नहीं होता है? जब उसके अलग अलग प्रतिबिंब ना हो। अलग अलग प्रतिबिंब ना होने का मतलब कि याद रखना है, जैसे यहाँ पे A B C D है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, A का भी 1 हो गया, B का भी 1 हो गया, C का 2, D का 3। अब यहाँ पे ध्यान देना, A के प्रत्येक अवयव के पास तो प्रतिबिंब है परंतु अलग अलग नहीं है। A B के पास समान प्रतिबिंब बन गया, समान प्रतिबिंब बन गया
तो एकैकी नहीं है। एकैकी नहीं है तो क्या हो जाएगा, बहुइकैकी। आई होप बच्चा पार्टी समझ पाए होंगे। बी में अवयव छूट जाए या बी में अवयव न छूटे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा याद रखना। बी में अवयव छूट जाए या बी में अवयव न छूटे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 2 लिख दिया जाए, ए का 1 बी का 1 सी का 2। तो यहाँ बच्चा पार्टी देख रहे हो, ए के प्रत्येक अवयव के पास प्रतिबिंब है परंतु अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है तो एकैकी नहीं है। एकैकी नहीं है तो क्या होगा, बहुइकैकी होगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको बहुइकैकी समझ में आया होगा। अब चलो आच्छादक फलन देख लेते हैं। अभी इसमें हर एक में लिखा गया प्रत्येक, ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव। अब बी देखते देखते जब थक गया तो बी अनशन पे बैठ गया, तो बी को समझाने के लिए नया फलन आया जिसका नाम है आच्छादक फलन। तो यहाँ इस फलन को परिभाषित कुछ इस प्रकार किया जाता है कि फलन एफ ए से बी में, ए से बी में आच्छादक फलन कहलाता है। आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी के, यहाँ ध्यान देना, यहाँ समुच्चय बी का बात हो गया। यदि बी के लिख लो या बी का लिखो, बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, कि ए के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो, तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, आच्छादक फलन। मतलब अब एक चीज साफ हो गया कि बी का प्रत्येक अवयव, बी में भी एक भी अवयव बी में भी एक भी अवयव फ्री नहीं रहना चाहिए, बी का प्रत्येक अवयव शामिल होना चाहिए। जैसे यहाँ ए के प्रत्येक अवयव को शामिल किया गया, अब बी के भी प्रत्येक अवयव को शामिल करना पड़ेगा तभी वो आच्छादक होगा, वरना आच्छादक नहीं होगा। अब वो एकैकी है कि बहुइकैकी है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस वो फलन होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव शामिल होना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनिए मैंने क्या बोला, कि वो एकैकी है कि बहुइकैकी है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस वो फलन होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव शामिल होना चाहिए, वो हो जाएगा आच्छादक। यहाँ पे हम आपको बाय फिगर समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया, ए एफ है हमारा, इधर ए है, ए बी है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी। अब देखो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, डी 4। अब यहाँ बी का प्रत्येक अवयव शामिल है कि नहीं है, बी का प्रत्येक अवयव शामिल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन। या इसी को हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि ये हमारा एफ है, ये ए है, ए बी है, यहाँ ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 है तो ए का 1 बी का 1 सी का 2 डी का 3। अब देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग बन रहा है तो भी बी का प्रत्येक अवयव शामिल है, यहाँ पे 2 अवयवों के समान प्रतिबिंब बन रहे हैं फिर भी बी का सभी अवयव शामिल है, तो ए क्या होगा, आच्छादक होगा। अभी आच्छादक होने के साथ साथ एकैकी भी है या बहुइकैकी है, वो बाद में देखते हैं। अभी सिर्फ आच्छादक की परिभाषा देखिए। अब यहाँ पे हम अंतःक्षेपी देख लेते हैं। क्या है अंतःक्षेपी? अंतःक्षेपी आच्छादक का उल्टा होता है, जैसे एकैकी बहुइकैकी का उल्टा होता है। मतलब साफ सुथरे शब्दों में बोल सकते हो कि फलन एफ ए ऐसा फलन एफ ए से बी में आच्छादक न हो, आच्छादक न हो होने का मतलब बी का कोई न कोई अवयव फ्री रह जाए, खाली रह जाए, तो उस प्रकार के फलन को हम क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी। ऐसा फलन एफ फ्रॉम ए टेंड्स टू बी आच्छादक न हो अंतःक्षेपी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःक्षेपी कहलाता है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान देना है कि बी का अवयव फ्री रहना चाहिए। अगर एक भी अवयव फ्री रह गया तो वो आच्छादक नहीं होगा, भले वो एकैकी और बहुइकैकी में से कोई एक हो, परंतु आच्छादक न होने के लिए आपको ये याद रखना है कि कोई ना कोई अवयव फ्री रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो
3 छूट गया, 3 छूट गया मतलब अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी होगा। यहाँ पे फिर से एक देख लो, यहाँ पे क्या है, ये एफ है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अब यहाँ देखो फिर से क्या हो गया कि एक अवयव छूट गया, एक अवयव को छूट गया मतलब अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं है तो क्या होगा, अंतःक्षेपी। आई होप बच्चा पार्टी आपको फलनों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। इसमें कुछ पॉइंट नोट्स हैं जो आपको हम जिक्र करने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। पहले क्या होता है कि इकैकी होने के लिए पर उसका फलन होना अनिवार्य है। फलन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए के प्रत्येक अवयव के पास बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बने। और इकैकी होने के लिए आपको इतना ध्यान देना है कि ए के प्रत्येक अवयव के पास बी में अलग अलग प्रतिबिंब बने। बी में अवयव छूट रहा है या नहीं छूट रहा है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जबकि बहु इकैकी के लिए आपको इतना ध्यान देना था कि वो इकैकी ना हो, वो इकैकी ना हो तो क्या हो जाएगा, बहु इकैकी। अच्छादक के लिए आपको इतना ध्यान देना है कि बी में एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। और अंतःक्षेपी होने के लिए सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर वो अच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी है। पर इससे एक चीज़ निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई फलन इकैकी है, अगर कोई फलन इकैकी है तो इकैकी होने के साथ साथ वो या तो अच्छादक होगा या तो अंतःक्षेपी होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर कोई फलन इकैकी है तो इकैकी होने के साथ साथ वो या तो अच्छादक होगा या तो अंतःक्षेपी होगा। ठीक उसी प्रकार बहुइकैकी फलन है तो बहुइकैकी होने के साथ साथ वो या तो अच्छादक होगा या तो अंतःक्षेपी होगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। तीसरे के लिए अच्छादक फलन अगर है तो अच्छादक होने के साथ साथ वो या तो इकैकी होगा या तो बहुइकैकी होगा। और अंतःक्षेपी फलन है तो अंतःक्षेपी फलन भी या तो इकैकी होगा या तो बहुइकैकी होगा। बस जो फलन इकैकी है वो बहुइकैकी नहीं हो सकता, जो फलन अच्छादक है वो अंतःक्षेपी नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ नोट्स आप देख लीजिए। जैसे ए के अवयव को हम प्रांत कहते हैं, प्रांत, और बी के अवयव को हम सहप्रांत कहते हैं, सहप्रांत। और प्रतिबिंबों के समूह को, प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंबों के समूह को परिसर या परास कहा जाता है, परिसर या परास कहते हैं। इतना याद रखिएगा। ए के अवयवों के समूह को प्रांत कहा जाता है, समुच्चय बी के अवयवों के समूह को सहप्रांत कहा जाता है। और जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं, परिसर या परास कहते हैं। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि जो परिसर होता है वो उप समुच्चय होता है किसका, सहप्रांत का, क्योंकि परिसर का प्रत्येक अवयव सहप्रांत का ही अवयव होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप बच्चा पार्टी आपको वर्गीकरण समझ में आया होगा। अब आपको हम इकैकी फलन और अच्छादक फलन फाइंड आउट करना सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए इकैकी फलन के लिए हम क्या करेंगे, इकैकी फलन के लिए नोट, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में देखिए इकैकी फलन के लिए हम क्या करेंगे। इकैकी फलन के लिए अपना प्रोसेस, अपनी विधि ये है कि सर्वप्रथम हम मान लेंगे, माना f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मान लेंगे। और वहाँ पे उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। हल करने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे कि इकैकी फलन है, वरना इकैकी फलन नहीं है। x1 इक्वल टू x2 अगर आ गया तो इकैकी फलन है, वरना इकैकी फलन नहीं है। जैसे यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि जैसे कोई फलन दिया है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 और ये परिभाषित है हमारा f फ्रॉम r टेंस टू r पे, तो क्या ये इकैकी फलन है। तो इकैकी फलन के लिए अभी मैंने क्या बोला, इकैकी के लिए हम क्या चेक करेंगे, अभी सिखाया कि पहले मानेंगे, माना f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2,
ध्यान देना, क्या मानेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। यक्स के जगह पे x1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 3, यक्स के जगह पे x2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस 3, -3 से -3 कैंसिल, और x1 इक्वल टू x2 आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब दिया हुआ फलन क्या है, एकेकी है। आई होप बच्चा पार्टी आपको एकेकी फलन निकालना आ गया होगा। चलिए अब दूसरा नोट देखते हैं कि आच्छादक के लिए क्या करते हैं। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए सर्वप्रथम करते हैं कि माना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर x का मान, पहला स्टेप है, पहला स्टेप में मानेंगे, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे, y के पदों में ज्ञात करेंगे, और तीसरे स्टेप में जो x का मान y के पदों में आया रहेगा उस पर हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे। किस पे करेंगे, x का मान y के पदों में जो आया रहेगा उस पर हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू y के बराबर आ गई तो दिया हुआ फलन क्या होगा, आच्छादक होगा, वरना नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, जैसे सेम क्वेश्चन उठाते हैं कि कोई फलन है f फ्रॉम r टेंस टू r, और जहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 है, तो आच्छादक के लिए अभी हमने क्या सिखाया, आच्छादक के लिए हमने बोला कि माना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जगह कितना है, x माइनस 3, और यहाँ से अपने को क्या निकालना है, x का मान, तो 3 को इधर भेज दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, y प्लस 3। जैसे ही x का मान आ जाएगा तो f ऑपरेट करेंगे किस पे, x के मान पे। अब f ऑफ क्या है, x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में कितना है, y प्लस 3, इस पर हमने क्या ऑपरेट कर दिया, f। अब ध्यान देना, जब x था तो यहाँ पे x माइनस 3 लिखा गया, अब यहाँ पे x के जगह पे कितना है, y प्लस 3, तो जहाँ x है वहाँ कितना लिखना है, y प्लस 3, और माइनस में कितना है 3, तो y प्लस 3 माइनस 3, 3 से कैंसिल, y आ गया। अगर y आ जाए तो उस फलन को हम क्या कहते हैं, आच्छादक कहते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। तीसरा नोट जो आपको याद रखना है कि आच्छादक के लिए अगर कोई फलन ग्राफ से या फिगर से हो पा रहा है तो वहाँ पे सिर्फ इतना देखिएगा कि यदि परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाए, मतलब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब बन जाए, तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे, तो दिया हुआ फलन आच्छादक होगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, आच्छादक होगा, ये याद रखना। अगर परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत हम उसको क्या बता देंगे कि वो फलन क्या है, आच्छादक है। अब परिसर और प्रांत निकालने के लिए हमने पीछे ना डोमेन रेंज करके एक वीडियो बनाया है, उसको जा करके आप जरूर देखिए। चलिए नंबर 4 देख लीजिए कि माना समुच्चय A में अवयवों की संख्या m और समुच्चय B में अवयवों की संख्या n हो तो अभी इन सबको याद करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1-2 साल पूछे गए हैं, इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या m और समुच्चय B में अवयवों की संख्या n हो तो कुल फलनों की संख्या कितनी होगी, n के पावर में m। कितनी होगी बच्चा पार्टी, n के पावर में m। यदि नंबर 5, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या बराबर समुच्चय B में अवयवों की संख्या बराबर m हो तो
एकेकी अच्छादी फलन, ऐसा फलन जो एकेकी अच्छादी दोनों हो तो उस फलन को एकेकी अच्छादी कहते हैं। तो एकेकी अच्छादी फलनों की संख्या फैक्टोरियल n होती है, फैक्टोरियल n होती है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है उसको देख लो। जैसे फैक्टोरियल मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 निकालना हो तो क्या करोगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब जो भी नंबर फैक्टोरियल में है उसका उल्टी गिनती गिनते आओगे 1 तक और बीच में गुणा का साइन लगा दोगे। 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, दुना 120। जैसे बच्चा पार्टी फैक्टोरियल 4 निकालना हो तो क्या करोगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ पे कितना आ गया 24। आई होप बच्चा पार्टी आज के एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो बच्चा पार्टी चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 एक समुच्चय है और b इक्वल टू ए बी दूसरा समुच्चय है, तो a से b तक फलनों की संख्या क्या होगी। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू अगर m हो और ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू अगर n हो तो कुल फलनों की संख्या n की पावर m होगी। ठीक उसी फार्मूले से अगर हम यहाँ देखें तो ऑर्डर ऑफ ए मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है 3 और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है बच्चा पार्टी 2, तो कुल फलनों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल फलनों की संख्या क्या प्रोसेस था कि ऑर्डर ऑफ बी के पावर में ऑर्डर ऑफ ए, मतलब 2 के पावर में 3 और 2 के पावर में 3 की वैल्यू 8 होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा पार्टी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एफ फ्रॉम आर टेंस टू आर होगा एकैक अच्छादक, बहुएक अच्छादक, एकैकी परंतु अच्छादक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को एकदम बेहद शॉर्टकट बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो कि परिभाषित है आर टेंस टू आर पे, किस पे, वास्तविक फलन है। तो अगर वास्तविक फलन है और यक्स की पावर, ध्यान से सुनना, अगर वास्तविक फलन है एफ फ्रॉम आर टेंस टू आर है और यक्स की पावर सम संख्या हो, यक्स की घात क्या हो, यक्स की घात सम हो और वो फलन आर टेंस टू आर पे परिभाषित हो, तो वो फलन न ही एकैकी होता है और न ही अच्छादक होता है। मतलब न ही वो एकैकी है और न ही वो अच्छादक है, मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एकैक अच्छादक है, यहाँ बहुएक अच्छादक है, यहाँ एकैक परंतु अच्छादक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना कि यक्स की घात सम हो, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो या कोई भी सम संख्या हो। और एक चीज़ याद रखना कि वो फलन आर टेंस टू आर पे परिभाषित हो, तो सदैव वो फलन नहीं एकैकी होगा और नहीं अच्छादक होगा। इसलिए ये इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान देना वो क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि -1 के केस में अगर यहाँ पे देखें तो -1 का स्क्वायर और प्लस 5 इक्वल टू 6, और 1 के केस में भी रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 6। यहाँ पे देख रहे हैं एफ ऑफ -1 और +1 पे वैल्यू बराबर आ रही है, परंतु हम जानते हैं कि -1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, तो इस प्रकार से 1 1 नहीं है। और दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि जो ये सहप्रांत है, सहप्रांत में ऋणात्मक अवयव भी एग्जिस्ट करते हैं, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि अगर x की पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या कोई भी सम संख्या है, उसमें कभी भी कोई भी संख्या ऋणात्मक आ ही नहीं सकती। इसलिए बच्चा पार्टी अगर किसी भी फलन में x की पावर 2, 4, 6, 8 या कोई भी सम संख्या है, तो वो फलन एफ फ्रॉम आर टेंस टू आर पे न ही एकैकी होगा और न ही अच्छादक होगा। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित फलन एफ फ्रॉम आर टेंस टू आर है। एकाकी है, आच्छादक नहीं। एकाकी तथा आच्छादक दोनों है, बहुएक है और आच्छादक है, और डी वाला ऑप्शन है कि बहुएक परंतु आच्छादक नहीं। तो ध्यानपूर्वक देखिए इस तीसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तीसरा क्वेश्चन, एकाकी के लिए हम क्या कर देखते हैं, बच्चा पार्टी ध्यान देना। एकाकी के लिए क्या कर देखते हैं। एकाकी के लिए एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, हमने पीछे बताया भी कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखते हैं। x1 रखेंगे तो x1 का क्यूब और इधर x2 मतलब x2 का क्यूब, दोनों तरफ घनमूल ले लें तो x1 की वैल्यू x2 के बराबर आएगी, इसलिए यह फलन एकाकी तो है। आच्छादक के लिए चेक करें, किसके लिए, आच्छादक के लिए, तो ध्यानपूर्वक देखना। आच्छादक के लिए क्या होता है बच्चा पार्टी, हमने आपको सिखाया था y इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर मानोगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स क्यूब के। फिर हमने सिखाया था कि दूसरा चरण क्या कहता है कि x का मान y के पदों में निकालोगे, तो x का मान y के पदों में निकालोगे तो y का घनमूल हो जाएगा। अब ये फलन परिभाषित है रियल टू रियल, वास्तविक संख्या टू वास्तविक संख्या। y किसका टर्म है, सहप्रांत का, x किसका टर्म है, प्रांत का। तो अगर y के मतलब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत का अवयव एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है, तब तो वो आच्छादक होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए कि y की वैल्यू अगर कोई ऋणात्मक वैल्यू रख दें, जैसे -2 रख दिया, तो क्या ये मान एग्जिस्ट करेगा। करड़ी में ऋणात्मक मान एग्जिस्ट करता है क्या, करड़ी में ऋणात्मक मान कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता, ये वास्तविक संख्या नहीं है। अगर वास्तविक संख्या नहीं है तो वह आच्छादक भी नहीं है, ये आच्छादक नहीं है। याद रखना कि सबसे पहले अगर x का मान आप y के पदों में निकाल लिए हो तो वहाँ पे एक बार जरूर रख लेना सहप्रांत का अवयव। प्रत्येक सहप्रांत के अवयव के लिए प्रांत का अवयव विद्यमान होना चाहिए, अगर विद्यमान नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना, तुरंत बोल देना है कि आच्छादक नहीं है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है। आई होप बच्चा पार्टी इसको समझ पाए होंगे। चलिए नंबर 4 देखते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r जो x y बिलोंग्स टू r ऐसा इंप्लाइज कर रहा है कि x माइनस वाई का जो मापांक वैल्यू है, मान है, वो 1 से सदैव छोटा या बराबर होना चाहिए, द्वारा परिभाषित है। तब संबंध r है स्वतुल्य तथा संक्रामक दोनों, या स्वतुल्य और सममित दोनों, या सममित तथा संक्रामक दोनों, या एक तुल्यता संबंध। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जगह यहाँ पे फ्री करते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए बच्चा पार्टी यहाँ पे 4th वाले को कि x स्वतुल्य के लिए क्या होता है, खुद का खुद के साथ। स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है, x बिलोंग और करना चाहिए, मतलब x में से अगर x माइनस कर दें तो क्या आएगा 0, और 0 की वैल्यू 1 से छोटी होती है। x और y दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए, स्वतुल्य मतलब खुद के साथ पेयर बनाना चाहिए। तो x में से x माइनस करोगे 0 आएगा, और 0 की वैल्यू 1 से छोटी होती है, मतलब ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य तो होगा। सममित के लिए देखिए, सममित के केस में हमने आपको क्या बताया था कि यदि x y बिलोंग्स टू r, अगर x y r में है तो क्या इम्प्लाइज करेगा, x y अगर r में है तो क्या केस है, केस ये है कि x माइनस वाई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए मापांक मान है, मापांक मान मतलब मॉड की वैल्यू सदैव धनात्मक होती है, तो x माइनस वाई अगर 1 से छोटा है तो y माइनस एक्स भी 1 से छोटा होगा। ध्यान देना बच्चा पार्टी, अगर x माइनस वाई 1 से छोटा है तो y माइनस एक्स भी 1 से छोटा होगा, क्योंकि मापांक मान सदैव पॉजिटिव होता है। अगर y माइनस एक्स 1 से छोटा है तो y x भी r में होगा। अगर x y r में है, y x भी r में है, तो फलन क्या होता है, सममित होता है। मतलब ये फलन स्वतुल्य भी है और सममित भी है।
आगे हम देख लेते हैं संक्रामक के लिए। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, संक्रामक के केस में हम क्या लेते हैं, 3 मान लेते हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से वैल्यू कैरी कर लेते हैं कि 3 4 ले लिया, 4 5 ले लिया। 3 4 आर में बिलोंग कर रहा है, 4 5 भी आर में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा? क्योंकि 3 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, मतलब उसका मॉड ले लोगे तो कितना आएगा 1। 4 में से 5 घटाओगे मॉड ले लोगे तो कितना आएगा 1। क्या इम्प्लाइज करेगा कि 3 5 भी आर में है? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 3 में से 5 को माइनस करेंगे वो 1 से छोटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 आएगा मापांक, और मापांक -2 का मान 2 जो कि 1 से छोटा नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है मतलब स्वतुल्य तथा सममित वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। स्वतुल्य के लिए खुद के साथ पेयर बनाना है, सममित के लिए अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स निकालना है, और संक्रामक के लिए आपको ए बी है, बी सी है तो ए सी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, जो कि एफ फ्रॉम आर टेंस टू आर पे परिभाषित है। तो सबसे पहले इसका भी एक शॉर्टकट बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। अगर कोई भी फलन एफ फ्रॉम आर टेंस टू आर पर परिभाषित हो और वो रैखिक समीकरण हो, रैखिक समीकरण बोलने का मकसद ये होता है कि x की पावर 1 हो, x की पावर 1 हो, तब वो फलन एकैकी भी होता है और छादक भी होता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। मैंने बोला कोई भी फलन अगर r टेंस टू r पे परिभाषित है और रैखिक समीकरण हो, रैखिक बहुपद हो, मतलब x की घात मैक्सिमम 1 हो, तो आंख बंद करके उसको टिक करिएगा, एकैकी और छादक दोनों होता है। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें क्या बोला है, पूर्णांकों के समुच्चय z पर एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर xy ऐसा है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई 5 से विभाजित है, तो संबंध r के तुल्यता संबंध की जांच करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसके हल में अगर तुल्यता संबंध चेक करना है तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना होगा, पहले हम ये लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? z क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय या समूह, पूर्णांकों का समुच्चय या समूह। संबंध r, संबंध r दिया है, ऐसा एक्स वाई है जो मॉड में लिखने पे x माइनस वाई करने पे 5 से क्या है, विभाजित है, 5 से विभाजित है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य की क्राइटेरिया। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। स्वतुल्य के लिए हम चेक करेंगे कि हम देख रहे हैं कि यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों आर में है? क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस एक्स की वैल्यू 0 5 से विभाजित है। और यहाँ कंफ्यूज मत होना बच्चा पार्टी, 0 प्रत्येक संख्या से विभाजित होता है, 0 प्रत्येक संख्या से विभाजित होता है, इसलिए 0 5 से विभाजित है, इसलिए R स्वतुल्य है, स्वतुल्य होगा। सममित चेक करते हैं बच्चा पार्टी। सममित के लिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि ये क्राइटेरिया अपने को लेके चलना है, यदि एक्स वाई आर में है, यदि एक्स वाई आर में है तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई
5 से विभाजित है। ये हम नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई अगर आर में है तो एक्स माइनस वाई 5 से विभाजित है। 5 से क्या है बच्चा पार्टी? विभाजित है। अगर एक्स माइनस वाई 5 से विभाजित है तो ध्यान देना, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वाई माइनस एक्स भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। विभाजित होगा। अगर यह वाई माइनस एक्स 5 से विभाजित होगा तो बच्चा पार्टी मॉड में माइनस लगाओ या मत लगाओ, वैल्यू सेम आती है। तो वाई माइनस एक्स भी 5 से विभाजित होगा। किससे? 5 से विभाजित होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर एक्स वाई आर में है तो मॉड में एक्स माइनस वाई 5 से विभाजित होगा। अगर इसी का उल्टा देखें तो वाई माइनस एक्स अगर 5 से विभाजित है तो क्या इंप्लाइज करेगा बच्चा पार्टी? कि वाई एक्स भी आर में होगा। यदि एक्स वाई आर में है और वाई एक्स आर लाने में आप सफल रहे तो आर क्या हो जाएगा? आर सममित है या आर सममित होगा। समतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक भी देख लीजिए क्या बोलता है संक्रामक को। संक्रामक में क्राइटेरिया क्या होती है कि यदि एक्स वाई आर में हो एंड वाई जेड भी आर में हो। अब दो हैं, एक्स वाई आर में हो, वाई जेड आर में हो। अपने को क्या दिखाना है कि एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो कि एक्स माइनस वाई 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तथा वाई माइनस जेड 5 से विभाजित है, तो कॉमन सेंस लगाइए कि अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है और दूसरी संख्या भी 5 से विभाजित है तो उनका योगफल भी 5 से विभाजित होता है। अगर पहली संख्या 5 से विभाजित है, जैसे 10 5 से विभाजित है और 15 भी 5 से विभाजित है, तो 15 और 10 का योगफल 25 भी 5 से विभाजित होता है। तो बच्चा पार्टी इनका योगफल कर देते हैं। इनका योगफल करोगे तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी 5 से क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस जेड भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। अगर एक्स माइनस जेड 5 से विभाजित है तो एक्स जेड भी आर में होगा। अगर एक्स जेड आर में है तो आर क्या हो गया? संक्रामक। आर संक्रामक होगा। अगर आर स्वतुल्य हो गया, आर सममित हो गया, आर संक्रामक हो गया, यहाँ पे लिख दोगे चूँकि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए संबंध आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा पार्टी देखते हैं 7वां क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि एक फलन f फ्रॉम r टेंस टू r इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस 3x। तो सिद्ध कीजिए दिया हुआ फलन एकेकी अछादी फलन है। अब इसका हल देखते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन में अपने को ये लिखना है कि दिया है। क्या दिया है बच्चा पार्टी? दिया है एक फलन f फ्रॉम r टेंस टू r इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है।
परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3x। अब इकाइकी के लिए हम क्या चेक करते हैं, याद करिए अभी कुछ देर पहले आपको बताया हमने कि माना एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ध्यान देना, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ x1 अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, तो 4 माइनस 3x1। इसी प्रकार x2 है तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3x2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस 3x1 इक्वल टू माइनस 3x2, माइनस 3 से बच्चा पार्टी माइनस 3 से कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू कितना आ गया x2। अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 मानने पर x1 इक्वल टू x2 अपने पास आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ x इकाई फलन है, इकाई फलन है। अगर इकाई हो गया तो अब अपने को क्या चेक करना है, आच्छादक चेक कर लेते हैं बच्चा पार्टी। आच्छादक के लिए क्या सिखाया था, याद करिए। आच्छादक के लिए आपको सिखाया गया कि सबसे पहले क्या करेंगे, माना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे कितनी है 4 माइनस 3x। याद करिए सेकेंड स्टेप में हमने बोला था कि x का मान y के पदों में निकालना है। किसका, x का मान y के पदों में। तो यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे 3x को इधर लेके आएंगे, माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा और y को इधर भेजेंगे तो 4 माइनस y हो जाएगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अपने को x का मान चाहिए किसके पदों में, y के पदों में। तो 3 को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई अपान में 3। ये स्टेप के बाद याद करिए हमने क्या सिखाया था, हमने आपको ये सिखाया था कि जो भी x का टर्म आए, जो भी x का पद आए उस पर f को ऑपरेट कर देना है। तो चलिए कर देते हैं, f ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ x है तो 4 माइनस 3x, x के जगह पे ही वैल्यू कितनी है 4 माइनस वाई बाई 3। अगर x के जगह पे यहाँ 4 माइनस वाई बाई 3 लिखा गया है तो यहाँ भी x के जगह पे क्या होगा 4 माइनस वाई बाई 3। ध्यानपूर्वक देखो, 4 पहले लिखेंगे माइनस 3, फिर x के जगह पे क्या लिखना है 4 माइनस वाई अपान में 3 से कैंसिल बच्चा पार्टी। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस वाई, 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू वाई। अगर वाई आ गया तो दिया फलन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, फलन आच्छादक है। अगर फलन इकाई भी है आच्छादी भी है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन एफ ऑफ एक्स इकाई आच्छादी फलन है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा पार्टी देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक फलन f फ्रॉम r-2 टेंस टू r-1 इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x इक्वल टू x-1 अपान x-2। तो फलन f ऑफ x के इकाई आच्छादी फलन होने की जांच कीजिए। चलिए करते हैं जांच। सबसे पहले दिया क्या है अपने को वो लिखते हैं। दिया है फलन f फ्रॉम r टेंस टू r, r टेंस टू r नहीं, r-2 टेंस टू r-1 इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x इक्वल टू x-1 अपान में x-2। सबसे पहले इकाई होने की जांच कीजिए। इकाई के लिए हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए। आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x था तो x है,
x1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x1 माइनस 1 अपान में x1 माइनस 2 इक्वल टू x2 माइनस 1, क्योंकि x2 है, अपान में x2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 2 इक्वल टू x2 माइनस 1 इंटू x1 माइनस 2। एक एक टर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 का x2 में करोगे तो x1 x2, x1 का 2 में करोगे तो माइनस 2 x1, x2 में करोगे तो माइनस x2 और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक उसी प्रकार इधर करोगे, x2 का x1 में तो x2 x1 माइनस 2 x2, माइनस 1 का इसमें करोगे बच्चा पार्टी तो माइनस x1 और प्लस 2, x2 x1 से x2 x1 कैंसिल, प्लस 2 से प्लस 2 कैंसिल। यहाँ माइनस x1 है, उसको इधर भेज देते हैं, माइनस 2 x1 पहले से था, माइनस x1 इधर भेजा तो प्लस x1, इधर माइनस 2 x2 पहले से है, इधर से माइनस x2 इधर भेजा तो प्लस x2, माइनस 2 x1 में से एक x1 घटेगा, कितना आएगा माइनस x1, माइनस 2 x2 में से x2 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया बच्चा पार्टी x1 इक्वल टू x2। अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मानने पे हम x1 इक्वल टू x2 लाने में कामयाब रहे तो फलन क्या होता है, f ऑफ x एकेकी फलन है, एकेकी फलन है। अगर एकेकी फलन है तो आगे हम चल के करके आच्छादक की जांच कर लेते हैं। चलिए बच्चा पार्टी आच्छादक की जांच करते हैं। आच्छादक के लिए क्या सिखाया था, प्रोसेस रोड मैप एक ही रहेगा सारे क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए, हमने अभी आपको सिखाया कि मानेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या मानेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 अपान में x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए बच्चा पार्टी, y का x में मल्टीप्लाई करोगे xy और माइनस 2 में करोगे तो माइनस 2y। ध्यान देना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इधर x माइनस 1 है। अब याद करिए, मैंने सिखाया था कि x का मान निकालना है y के पदों में, तो x को एक तरफ करते हैं, xy है, x को इधर भेजोगे माइनस x, 2y को इधर भेजोगे तो प्लस 2y माइनस 1। इन दोनों में x कामन है, x कामन ले लोगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, x इक्वल टू 2 माइनस 1 अपान में y माइनस 1। अब इसके बाद क्या करना है, हमने आपको सिखाया था, अब थर्ड स्टेप में ये करना होता है कि जो x का मान आता है y के पदों में उस पर हम फंक्शन ऑपरेट कर देते हैं। तो f लगा देंगे, क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 अपान में y माइनस 1। ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ x है तो यहाँ x माइनस 1 अपान में x माइनस 2 है। अब x के जगह पे अगर यहाँ पे हमने 2y माइनस 1 अपान में y माइनस 1 रखा है तो अब इन टर्म में भी x के जगह पे हम यही वैल्यू रखेंगे। ध्यानपूर्वक देखना, हमने रखा 2y माइनस 1 अपान में y माइनस 1 यहाँ पे, फिर माइनस में क्या है, माइनस में 1 है अपान, फिर x के जगह पे कितना रखना है 2y माइनस 1 अपान में y माइनस 1 और यहाँ पे क्या है बच्चा पार्टी माइनस 2। चलिए 2y माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, माइनस 1 का y में तो माइनस y और माइनस 1 प्लस 1 अपान में y माइनस 1। ये तो ऊपर का हुआ। नीचे देखिए बच्चा पार्टी 2y माइनस 1 लिखा, माइनस 2 का y में करोगे माइनस 2y और माइनस 2 का माइनस 1 में करोगे प्लस 2 अपान में y माइनस 1। y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2y से प्लस 2y कैंसिल। ऊपर क्या बचा है बच्चा पार्टी, खाली माइनस y और 2 में से 1 जाएगा, सॉरी हम माइनस y नहीं, 2y में से एक y जाएगा सिर्फ y, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, इसकी वैल्यू y आ गई। अगर इसकी वैल्यू y आ जाती है तो बच्चा पार्टी हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x आच्छादक है। अगर फलन एकाकी है और आच्छादक है तो उस फलन को हम एकाकी आच्छादी फलन कहते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये भी लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।